अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग का डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग, वो ये है कि आप पहले डिटर्मिन करें कि आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग हाई राइज़ है, मिड राइज़ है या लो राइज़ है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? हाई राइज़ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो यूजुअली, अगर मैं इसे लाहौर और पाकिस्तान के स्कोप में देखूं तो 20 स्टोरेज से ज़्यादा हो तो वो हाई राइज़ कंसिडर होती है। जो मिड राइज़ है वो 10 to 20 की रेंज में होती है। ये फ्लोरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप लो राइज़ देख लें तो इट्स लाइक बिलो 10 स्टोरीज बिल्डिंग। अब तीनों में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड यू यूज़। आप फ्रेम स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, आप लोड बेयरिंग के स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, या इसके अलावा आप सेंट्रल कंक्रीट कोर के फार्मूले पे जा रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग को। और सारों की कॉस्ट्स वेरिएबल हैं, उनकी ईच की स्पेसिफिकेशन फ़र्क है। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो हैं उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये आपने पहले तय करना है कि आपकी जो फ्लोर्स है, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, वो कितने हैं, यूनिट्स कितने होंगे उसमें, अपार्टमेंट यूनिट्स टोटल। मज़ीद ये है कि उसके अलावा आपकी जो लैंड है वो कितना है, उसका एरिया कितना है, कि आप कितने उसे स्प्रेड कर रहे हैं वाइड, उसकी बेस को, उसकी फाउंडेशन को, बिल्डिंग की जो बन रही है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जो लैंड सिलेक्ट किया फॉर बिल्डिंग द अपार्टमेंट बिल्डिंग, वहाँ पे बाय लॉज क्या इम्प्लीमेंट होते हैं। अगेन जैसे मैं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूँ, LD की, तो उनके कुछ बाय लॉज हैं। फ्लोर एरिया रेशो जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना है एक बिल्डिंग के लिए। 1 to 10 है, 1 to 12 है, उसका क्या फैक्टर है। जो थर्ड पॉइंट है इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग, वो ये है कि आपने उसकी मिसलेनियस कॉस्ट्स को देखना है। जैसे कि सपोज़ फर्स्टली आर्किटेक्चरल कॉस्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग क्या होती हैं, कि एक आर्किटेक्चरल प्लान डिज़ाइन करवाना है, फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन की फ़ीस अलग होती है, आर्किटेक्ट की फ़ीस अलग होती है। ये दो एस्पेक्ट्स हैं और ये यूजुअली 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, आर्किटेक्ट की फ़ीस, और 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग फ़ीस है। साथ आपकी इसके अलावा मार्केटिंग फ़ी होती है, वो यूजुअली उस हेड में आती है। जैसे कि सपोज़ आपने ज़मीन.com या कोई और आपने स्काई मार्केटिंग को आपने हायर किया है, तो वो आपसे अगेन आपकी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं वो बनने से पहले डिज़ाइन फ़ेज़ में ही उनकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं ताकि आपकी अपार्टमेंट्स की ब्रांडिंग शुरू हो जाए। उससे ये होता है आपके पास कई दफ़ा डाउन पेमेंट्स आ जाती हैं क्लाइंट्स की, जो कि आपकी बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स बुक करवा लेते हैं ऑन 30% डाउन पेमेंट, 40%, 50%, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर कि वो क्या टर्म्स रखता है। तो इनकी मार्केटिंग फ़ी होती है यूजुअली 5 to 10% की रेंज में आती है ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक जैसे कि आर्किटेक्चरल फ़ी है, इंजीनियरिंग फ़ी है, उसके साथ आपकी मार्केटिंग फ़ी है। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है आपकी बिल्डिंग अराउंड 15 to 20 स्टोरेड है, तो ये चल रही है अराउंड 7 to 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब ये वेरिएबल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल की फ़िनिशिंग करवा रहे हैं। आप A ग्रेड फिनिश करवा रहे हैं, आप एवरेज फिनिश करवा रहे हैं, आप हाई एंड फिनिश करवा रहे हैं, ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। और ये नॉन फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की प्राइस बता रहा हूँ पर स्क्वायर फीट में। अब अगर आपने फर्निशिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट और ऊपर चली जाएगी। तो ये तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा मैंने आपको दूसरे एक्सपेंसेस भी बताया, आर्किटेक्चरल फ़ी अलग है, मार्केटिंग फ़ी अलग है, इंजीनियरिंग फ़ी अलग है, और इसके साथ साथ आपने लैंड की कॉस्ट को भी कंसिडर करना है। लैंड यूजुअली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के लिए बड़ा लैंड होता है, आपको मेरा ख्याल है 2 कनाल मिनिमम चाहिए, 4 कनाल, 8 कनाल, 12 कनाल, डिपेंडिंग ऑन द साइट। और यूजुअली ये मेन रोड्स पे होती हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग, जहाँ पे फुट ट्रैफिक ज़्यादा होती है, और उसके अलावा नॉर्मल वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं आपके पास अवेलेबल। इट मस्ट बी क्लोज टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जैसे कि कोई
मेट्रो बस है या आपकी सबवे सिस्टम है उसके करीब हो तो बेहतर है। कमर्शियल एरियाज़ में हो तो बेहतर है, क्योंकि यूजुअली लोग अपार्टमेंट्स में इसीलिए शिफ्ट होते हैं उनकी कम्यूट कम हो जाए टू देयर वर्क, या उनकी जो स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करीब हों। तो इस सेंस में सेंटर ऑफ द सिटी में अगर लोकेटेड हो ना अपार्टमेंट बिल्डिंग कमर्शियल हब में तो बेहतर है। या अगर रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी हैं दे मस्ट बी क्लोज टू द मेन सिटी। ये सुबर्ब्स में इनकी इकोनॉमिक्स नहीं बनती अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की। अगर आपके बहुत स्ट्रेच सुबर्ब्स हैं, आउटस्कर्ट्स हैं सिटी के, वहाँ पे यूजुअली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स इतनी फीसिबल नहीं रहती। मज़ीद ये है कि इसके अलावा भी कॉस्ट हैं जो कि आपने कंसिडर करनी है, जैसे कि अगेन जो आपने अपार्टमेंट्स बनाने हैं वो सारे के सारे स्क्वायर फुट के एतबार से आपके पास सेलेबल कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं होगा। उसमें पार्किंग भी इंक्लूडेड होगी। पार्किंग के अलावा लॉबीज़, एलिवेटर्स, एमेनिटीज़, इमरजेंसी आपकी स्टेयरकेस, ये सब कुछ शामिल होता है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो दैट्स डिफरेंट, और जो आप स्क्वायर फुट एरिया सेल करते हैं अपार्टमेंट का दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो उसकी इकोनॉमिक्स पे मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं बेसिक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका HVAC कॉस्ट्स है। अगेन जो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताई है इसमें आपकी एयर कंडीशनिंग, हीटिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम शामिल नहीं है। अगर आप वो पूरी बिल्डिंग के लिए लगा रहे हैं, सेंट्रल हीटिंग, सेंट्रल कूलिंग आपको रिक्वायर्ड है बिल्डिंग में, तो उसके लिए आपको पूरे सिस्टम्स अलग से लगाने पड़ेंगे। HVAC की कॉस्ट ठीक ठाक है। You should consider them around 2 to 3% of the cost of construction of the project. Suppose अगर आपका प्रोजेक्ट है 200 करोड़ में होता है तो आप ये माइंड में रखें कि 4 करोड़ रुपए आपके उसकी एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम्स को लगाने में लग जाएंगे। इसके अलावा एलिवेटर कॉस्ट्स वो नहीं शामिल। एलिवेटर्स की कॉस्ट अगेन वो भी डिपेंड करता है आप कितने एलिवेटर्स लगा रहे हैं एक बिल्डिंग में। अगर 20 स्टोरीज़ है या 20 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग है तो उसमें आप यूजुअली 4 एलिवेटर्स लगाते हैं। तो 4 एलिवेटर्स के साथ आपकी गेन कॉस्ट जो है वेरी करती है। आप किस कंपनी का एलिवेटर लगा रहे हैं, आप ब्रांडेड एलिवेटर्स लगा रहे हैं, आप सेमी ब्रांडेड लगवा रहे हैं, और उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। सो वेरिएशंस हैं बहुत ज़्यादा। तो रफली आप एस्टिमेट रख लें इसको भी आप 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। इसके अलावा आपकी जो गाड़ियों की पार्किंग है हमने उसे कंसिडर किया है बेसमेंट्स में। अगेन आपको लगता है कि पार्किंग्स थोड़ी कम है बेसमेंट में, तो आप उसके अलावा अलग पार्किंग डिज़ाइन करेंगे विद इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो आपके पास पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है। तो उसमें अगर आप एक अलग पार्किंग प्लाज़ा बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट आपको सेपरेटली आएगी। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पार्किंग को बेसमेंट में ही रखें। पार्किंग प्लाज़ा अलग बनाएंगे तो वो एक तरह से डिसजॉइंटेड होगा फ्रॉम द मेन बिल्डिंग। या आप बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन करें कि पार्किंग प्लाज़ा को आप उसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर लें बिल्डिंग के। मज़ीद इसके अलावा आप मिसलेनियस कॉस्ट देखें, आपकी बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, आपकी जो आपने मेन गेट बनाना है एंट्रेंस, प्लस आपने जो सिक्योरिटी सिस्टम्स लगवाने हैं बाउंड्री वॉल पे, आपने इलेक्ट्रिक फेंस लगवाना है, CCTV सिस्टम्स, आपने 24/7 अपार्टमेंट्स को मॉनिटर करना है उनकी सिक्योरिटी को। तो उस लिहाज से CCTV सिस्टम्स की कॉस्ट भी ठीक ठाक होंगी इस प्रोजेक्ट में। अगेन नॉट टू द लेवल के जैसे एलिवेटर्स या HVAC सिस्टम्स की हैं, लेकिन फिर भी। उसके अलावा आपने फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाना है पूरी बिल्डिंग में, तो उसमें आपकी फायर अलार्म सिस्टम भी इंक्लूड होगा, उसमें फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी इंक्लूडेड होगा। मज़ीद आपकी एमरजेंसी स्टेयरकेस होंगी, एमरजेंसी साइंस होंगे। ये सारी की कॉस्ट भी आप माइंड में रखें, आपकी अराउंड 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होंगी, और ये भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने इंक्लूड नहीं की। तो कुल मिला के अगेन अगर आप 20 स्टोरेड बिल्डिंग बना रहे हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 अपार्टमेंट यूनिट्स हैं, 2 बेड अपार्टमेंट्स, तो इसकी कॉस्ट जो है रफली आपकी अप्रॉक्सीमेटली 350 करोड़ रुपीस तक जाएगी। ये इस तरह से कॉस्टिंग होगी, और इसमें लैंड की भी कॉस्ट शामिल है। उसमें हमने सपोजिशंस की हैं अगेन के हाइपोथेटिकल्स बहुत हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड टेस्ट केस नहीं है इसका। कॉस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया। अगर लैंड है, लैंड यूजुअली 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ये लैंड उधर होगा जहाँ पे
आपकी कमर्शियल एरियाज़ हों, डिसेंट लोकेशन, लेकिन नॉट लाइक द सेंटर प्राइम लोकेशन ऑफ द सिटी। ये वेरी कर सकता है। समटाइम्स लैंड इज़ लाइक 30 to 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, समटाइम्स लैंड इज़ 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और वहाँ पे जो रेंटल वैल्यूज़ हैं वो आप अपने हिसाब से असेस करेंगे कि आप किस तरह की हैं, तो उस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक्स जो है फर्दर डेवलप कर सकें। और मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि मैंने इकोनॉमिक्स पे एक और वीडियो बनानी है जिसमें सिंपली मैं उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिस्कस करूँगा अपार्टमेंट बिल्डिंग के। इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कॉस्टिंग के बारे में कुछ बता सकूँ, ताकि आपके माइंड में एक जनरल फ्रेमवर्क हो कि आपने अगर अपार्टमेंट बनाना है और बना के बेचना है तो आपकी इनकर्ड कॉस्ट जो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। और इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट आपकी कॉस्टिंग वो ये है कि जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपको अप्रूवल फ़ी ठीक ठाक उन्हें पे करनी पड़ेगी। और जैसे अब LDL और डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको वहाँ पे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एक पीस ऑफ लैंड पे अप्रूव कराने के लिए यूजुअली आई थिंक अराउंड 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये वेरी कर सकती है 2%, 3%, 5% डिपेंडिंग अगेन ऑन द लोकेशन, प्लॉट की डायमेंशंस क्या हैं, प्लॉट की जो है वो किस नौइयत का है, वो रेजिडेंशियल है, वो कमर्शियल है, वो सेमी कमर्शियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल एरिया में लाई करता है, वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। और वो फिर जिस हिसाब से कोड है आपका बिल्डिंग कोड, उस हिसाब से उस पर वो चार्जेस लगते हैं जो डेवलपमेंटल अथॉरिटी की फ़ी होती है। उसमें अप्रूवल फ़ी भी शामिल होती हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की अप्रूवल्स, लेआउट्स की अप्रूवल्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की अप्रूवल्स, तो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।